परिवार वाले बार बार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के शरीर पर निशान है। उसके गर्दन को देखिए, उसके कंधे को देखिए, उसके पीठ को देखिए, नाखून के गहरे निशान हैं जो अब नीले पड़ चुके हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी अस्मिता की लड़ाई 1.5 घंटे 2 घंटे तक लड़ती रही। उसके शरीर पर जो घाव थे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ एक बार नहीं कई बार गलत हुआ। एक पुरुष के द्वारा नहीं, कई पुरुषों के द्वारा गलत हुआ। किसी गर्ल्स हॉस्टल को सेक्स रैकेट में बदल दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। जहानाबाद के एक गांव की लड़की अपने सपनों को लेकर पटना आई थी। नीट की परीक्षा पहली बार में क्लियर किया था और इस बात का दावा किया जा रहा है कि पढ़ने में बेहद ही होशियार थी, लेकिन अब वो है नहीं। उसके नाम को मैं नहीं बता सकती, ना ही उसका चेहरा दिखा सकती हूँ। आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वो अब है नहीं, थी। और सिर्फ थी नहीं, कैसे सिस्टम ने परिवार वालों की पूरी बात को अनदेखा किया, सिर्फ अपना राग अलापता रहा। और परिवार वाले जब अपनी बात सुनाने की कोशिश करते रहे, सड़क पर उतरकर अपनी बात कहने लगे तो उन पर डंडा भी बरसाया गया। हाँ, पता है आपके वदन पर काकी है, हाँ पता है कि आप पैरों में बूट और हाथों में डंडा लिए घूमते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी मामूली परिवार से आने वाली एक लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी हॉस्टल तक पहुंचती है, आप उसके सपनों को कुचले जाने के बाद भी उसको न्याय नहीं दिलाएंगे। ये पूरी घटना जो हुई है ना, जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल की ये घटना है, जो जहानाबाद की उस लड़की की घटना है, वो कहीं ना कहीं झकझोर देती है। ये पहली घटना नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आखिरी घटना भी नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि मैं दावे के साथ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा देश पत्थर बन चुका है। उसमें रह रहे लोग जो है वो कलेजा लेकर तो ढूंढते हैं, लेकिन वो माटी का है, वो पत्थर का है। और खास तौर पर जो खाकी वर्दी वाले हैं उनसे भी कहना है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो बेटियों को सुरक्षित रखें, वो अपनी जिम्मेदारी को पहले पूरा नहीं कर पाते हैं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए एक लड़की जिसके साथ यौन हिंसा होती है उसे सुसाइड बताते हैं। कहते हैं कि क्योंकि उसकी मोबाइल हिस्ट्री से कुछ ऐसी चीजें मिली, क्योंकि उसके रूम से नीट की गोली मिली, इसलिए इस बात की पुष्टि है कि उसने सुसाइड की। परिवार वाले बार बार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि मेरी बेटी के शरीर पर निशान है। उसके गर्दन को देखिए, उसके कंधे को देखिए, उसके पीठ को देखिए, नाखून के गहरे निशान हैं जो अब नीले पड़ चुके हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले हैं, वो बार बार यही कहते रहे कि नहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है, नहीं इस तरीके की किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है। जब परिवार वालों को ऐसा लगा कि प्रशासन पैसा ले चुकी है और हमारी बात नहीं सुन रही है, तो वो सड़कों पर उतर आए। जब परिवार वाले, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब सड़कों पर उतरते हैं तो पुलिस वाले डंडा लेकर दौड़ाते हैं, कहते हैं मारो मारो। इस तरीके की बात कहते हुए प्रशासन वाले क्या दिखाना चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। मुझे पता है कि लाठी तो आप बरसा देंगे, ये बहुत आसान होता है किसी भी गरीब पर, किसी भी शोषित वंचित पर लाठी चला देना। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और इसे अपनाकर आप अपनी दबंगई तो दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे कुछ मामूली से सवाल हैं, क्या उसका जवाब आप दे पाएंगे? इस वीडियो में मैं पटना पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। एक आम सामान्य सी पत्रकार, या ये कह दें कि एक लड़की जो शायद अपने सपनों को इसलिए जी पाई क्योंकि उसके परिवार ने उसका सपोर्ट किया और भगवान का शुक्रिया रहा कि इस तरीके की घटना मेरे साथ नहीं हुई। हो सकती है बहुत सामान्य घटना है, हमारे यहाँ अब इस तरीके की घटनाओं को सामान्य मान लिया गया है। किसी अखबार में एक छोटा सा कटिंग में ये खबर छप जाती है, किसी न्यूज़ चैनल पर ये खबर चल गई तो बड़ी बात है, नहीं तो परिवार रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे और बार बार जख्मों को दिखा दिखा कर ये कहता रहे कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि प्रशासन को ऐसा लगता है कि उसने जो देखा वही सही है। हॉस्टल वाले ना पुलिस को फोन करते हैं, ना पुलिस को कोई सूचना देते हैं, दरवाजा तोड़कर लड़की को अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। और भर्ती कराए जाने के बाद भी उस लड़की के परिवार वालों को फोन करके बताते तक नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या लड़की जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसे तो किसी तीसरे से पता चलती है ये सारी बात। जब परिवार वाले मिलने जाते हैं तो हॉस्टल वाले अस्पताल में मिलने तक नहीं देते, लेकिन प्रशासन को कुछ भी बुरा नहीं लगता है। परिवार वाले बार बार चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि जब हमने FIR दर्ज करा दी तो हमें पैसा देकर चुप कराने की बात की जा रही है। अब बताइए कि जब सब कुछ सही था तो हॉस्टल वालों को पैसा देने की जरूरत क्यों आन पड़ी भाई?
इतने नेक दिल वो कब से हो गए? और इस तरीके की जब घटना होती रही तब भी प्रशासन को तनिक भी ये नहीं लगा कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो पैसा देने की बात क्यों आ रही है? क्या किसी चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है या किसी हॉस्टल के बीच में कोई गंदा खेल खेला जा रहा है? परिवार वाले और हॉस्टल के अगल बगल वालों का ये कहना है कि उस हॉस्टल के पास रोज नई और महंगी गाड़ियां रुका करती थी। एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने रोज महंगी और नई गाड़ियां किस लिए आया करती थी? किसी परिवार, किसी रिश्तेदार का आना होता हो तो रोज नई गाड़ियां आएंगी। महंगी महंगी बड़ी बड़ी गाड़ियां आना एक गर्ल्स हॉस्टल के सामने क्या दिखाता है? ये जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है उसके जो संचालक हैं उन्हीं पर ये सभी सवाल खड़े हो रहे हैं। पता है, पोस्टमार्टम के पहले तक पुलिस बार बार ये कह रही थी कि परिवार वाले झूठे चिल्ला रहे हैं, परिवार वाले झूठे बोल रहे हैं कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, कुछ गलत हुआ है, जबकि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इसलिए प्रशासन ने सब कुछ अनदेखा किया। वो जो सड़कों पर लोग आए थे उन पर डंडे भी बरसा दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने आंखों से जो देखा वो सही था। अब पता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कह रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बता रही है कि वो जो लड़की है जिसका नाम मैं नहीं बता सकती, वो जो लड़की है जिसका चेहरा मैं नहीं दिखा सकती, ना ही उसके परिवार वालों का चेहरा दिखा सकती हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन सभी चीजों पर रोक लगाता है, लेकिन हाँ उनकी पीड़ा जरूर आप तक पहुंचा सकती हूं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बताती है कि वो जो नाबालिग लड़की थी उसके गर्दन पर, उसके पीठ पर, उसके छाती पर नाखून के गहरे निशान थे जो नीले पड़ चुके थे, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। कोई आत्महत्या करने जाने से पहले अपने शरीर पर खरोंचा नहीं मारता है, कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा। और इस तरीके के निशान तो सबको दिख रहे थे, खुली आंखों से दिख रहे थे, प्रशासन को भी दिख रहे होंगे, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने सिर्फ इतना देखा जो उसे दिखाया गया। परिवार वालों का यह कहना है कि हमें बार बार दबाने की कोशिश हुई, हम एफआईआर लिखाने गए लेकिन हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी गई, हमें भगा दिया गया या हमारी बात नहीं सुनी गई, इस तरीके की चीजें कही जाती रही। अब मैं इस वीडियो में पटना पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अब इस सवाल का जवाब अगर पटना पुलिस के पास हो तो जरूर दीजिएगा, और अगर ना हो तो ये बताइएगा कि जब परिवार वाले आपको अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटी पर इस तरीके की चीजें कभी कह ही नहीं सकता है। अगर किसी लड़की की अस्मिता, उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ ना हो तो कोई बाप या कोई माँ अपनी इज्जत उछालना नहीं चाहता। वो आकर चीख चीख कर ये नहीं कहेगा कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। अगर कोई माँ, कोई परिवार आकर ये बात कह रहा है तो प्रशासन को उसकी बात सुननी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मैं बताऊंगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ गंभीर बताया गया है। कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लड़की बेहोश नहीं थी, वो अपनी अस्मिता की लड़ाई 1.5 घंटे 2 घंटे तक लड़की रही। उसके शरीर पर जो घाव थे इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके साथ एक बार नहीं कई बार गलत हुआ। एक पुरुष के द्वारा नहीं, कई पुरुषों के द्वारा गलत हुआ, लेकिन प्रशासन को कुछ भी नहीं दिखा, प्रशासन को कुछ दिख ही नहीं रहा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जब सब कुछ सामने आ गया है, तब एसआईटी टीम गठित की जा रही है। किसी एसएसपी को बाहर निकाल कर ये कहने की कोशिश हो रही है कि देखिए जांच में लापरवाही बरती गई, आपके इस लापरवाही की वजह से एक नाबालिग लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जवाब कभी आप दे पाएंगे? पता है, एक लड़की जब अपने घर से निकलती है ना तो बहुत सपने निकलती है, और एक लड़की जब अपने घर से निकलती है तो तमाम मोहल्ले की लड़कियों के लिए एक सपना लेकर निकलती है। जब वो सफल होगी तो और लड़कियों को निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नाबालिग लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसने जहानाबाद की तमाम लड़कियों के सपनों को तो कुचल ही दिया होगा। इसके लिए जिम्मेदार आप प्रशासन को माने या सरकार को, जो बार बार ये कहती है कि बेटियां पढ़ेंगी, वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होती है। किसी गर्ल्स हॉस्टल को सेक्स रैकेट में बदल दिया जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। कोई पोर्श गाड़ी, कोई महंगी गाड़ी किसी हॉस्टल के सामने रुकती है और किसी को संदेह तक नहीं होता। चलिए हम उस सवाल की तरफ पहुंच रहे हैं जो सवाल मैं पटना पुलिस से पूछना चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा यही है कि हॉस्टल के संचालक ने बिना किसी पुलिस वालों को सूचना दिए किसी रूम का दरवाजा क्यों तोड़ा? जब सब कुछ सामान्य दिख रहा था तो किसी को कैसे पता था, और उस हॉस्टल संचालक को कैसे पता था कि इस तरीके की घटना हो गई है, और वो किसी पुलिस वाले को सूचना दिए बिना किसी ऐसी चीज को, किसी ऐसे कमरे के दरवाजे को कैसे तोड़ सकता है जब उसे पता है कि अंदर इस तरीके की चीजें हो चुकी हैं? खिड़की वगैरह से झांक कर जब हॉस्टल के संचालक को पता चल गया था तो वो पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, और पुलिस को ये बात क्यों नहीं खटकी कि बिना मुझे बताए किसी बॉडी को किसी अस्पताल तक कैसे ले जाया गया, क्यों ले जाया गया? अस्पताल वालों ने भर्ती कैसे कर लिया?
बड़ा सवाल तो यही है कि जब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है क्योंकि ये मौत और इस तरीके की घटना है तो सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन पुलिस को यहाँ बाद में बुलाया जा रहा है, पहले मैटर सब कुछ सलटाया जा रहा है, पहले मैटर मैनेज करने की कोशिश हो रही है। और जब पता चलता है कि रायता फैल गया है तो पैसे के दम पर आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि जब पटना पुलिस ये कह रही थी कि सब कुछ समान है, लड़की ने खुद ही जो है अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया, तो अब सबूत मिटाने के आरोप में आप हॉस्टल संचालक को क्यों गिरफ्तार किए जा रहे हैं? जब कल सब कुछ सामान्य था तो आज सब कुछ गड़बड़ कैसे हो गया? इसका मतलब तो यही था कि कल आपने वो सब कुछ नहीं देखा जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। आप एक ऐसा तरीके का चश्मा पहनकर गए थे जिसमें आपको वही देखना था जो आप देखने गए थे। या हो सकता है कि उस चश्मे में कुछ नोटों की गड्डियां दिख रही हों, या ये भी हो सकता है कि उस नोटों के पीछे आपको उस नाबालिग लड़की की चीख ना सुनाई दे रही हो, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया हो। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आप जब छात्र की मौत को आत्महत्या बता रहे थे, आप मोबाइल हिस्ट्री के सर्च को देखकर, कुछ नींद की गोली देखकर आप इसे ये बता रहे थे कि लड़की ने आत्महत्या कर दी। ये बताने की कोशिश में आप क्यों लगे हुए थे, जबकि परिवार वाले हर पल हर चीज बताने की कोशिश कर रहे थे? बॉडी को देखकर एक सामान्य इंसान बता सकता था कि उसके साथ कुछ जाति तो हुई है। शरीर पर इस तरीके के गहरे नीले निशान ऐसे ही नहीं पड़ जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों ने सब कुछ अनदेखा किया, बार बार अनदेखा किया। सवाल है क्यों किया? चौथा सवाल यह है कि इलाज के दौरान किसी निजी अस्पताल में उस छात्र से परिवार वालों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस तो मिलवा सकती थी छात्रा से, लेकिन छात्रा की मुलाकात किसी भी परिजन से नहीं कराई जा रही थी। सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा था, बेहोशी की बात कही जा रही थी और इन सब में प्रशासन साथ खड़ी थी। सवाल है क्यों आपने किसी परिवार वालों को उस लड़की से मिलने नहीं दिया? क्या लड़की कुछ बता सकती थी, या लड़की के साक्ष्यों को देखकर परिवार वाले हंगामा करके ये बता सकते थे कि उसके साथ कुछ गलती हुई? आपने हर संभव ये कोशिश की कि यह मसला ना उछले, या आप हर संभव ये कोशिश करते रहे कि किसी भी तरीके से इस मैटर को दबा लिया जाए, पैसे के बल पर, साक्ष्यों को मिटाकर, या जो कुछ भी आप समझने की कोशिश करते रहे हो उस आधार पर? अगर पहले ही परिवार वालों को मिलने का मौका दिया गया होता, परिवार वालों को अपनी बिटिया को देखकर ये पता चल गया होता कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो सबसे पहले हॉस्टल में पहुंचकर शायद बहुत कुछ साक्ष्य इकट्ठा करवा सकते थे पुलिस पर दबाव बनाकर। लेकिन देरी का मतलब ये होता है कि आप साक्ष्य मिटाने का पूरा मौका जो है वो देते हैं। जब आप हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं इतने दिनों में आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं नजर आता। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तब आपको सब कुछ गलत नजर आ रहा है। कल तक आपको सब कुछ चंगा साफ सुथरा नजर आ रहा था। पांचवा मेरा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जब छात्र के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे, नीले निशान थे, तो पुलिस बार बार इसे अफवाह क्यों बता रही थी? परिवार वाले बार बार चोट का निशान दिखाकर कुछ तो समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इसे अफवाह बताने में तुली थी। कारण है क्या है ये बताइए। अब छठवां सवाल यही है कि जब पूछताछ के लिए आपने 3 संदिग्ध लोगों को पकड़ा था, उससे पूछताछ की थी, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए आपने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में छोड़ दिया था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट कुछ अलग ही इशारा कर रही थी। मेडिकल रिपोर्ट बार बार चीख कर जागती की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी आपने 3 लोगों को छोड़ दिया। क्यों? फिलहाल ये पूरा मामला बहुत गंभीर हो चुका है। एक बिटिया के न्याय की बात है। सभी लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं जिन्हें लाठियां बरसाई जा रही हैं। 13 जनवरी को पटना की एक तस्वीर सामने आई जो कारगिल चौक की थी, जिसमें लापरवाही बरतने के आरोप में परिजन जो है वो सड़कों पर उतरे थे और प्रशासन पर लाठियां बरसा रही थी। मतलब आप गलती भी करेंगे, आपकी गलती पर अगर कोई बोलने भी आएगा तो आप उस पर लाठियां भी बरसा देंगे, मतलब सब कुछ आपका ही चलेगा। गजब का राम राज चल रहा है नहीं? नीतीश कुमार जी, आप सुशासन की बात करते हैं, बताइए आपके सुशासन में इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं और इस तरीके की घटना होने के बाद आपकी पुलिसिया सिस्टम उस पर पूरा लीपापोती करने में लगी हुई है। बताइए ऐसे मिलेगी बिटिया को, ऐसे मिलेगा बिटिया को न्याय? ऐसे बिटिया निकलेंगी और पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी? एक पेंसिल पर एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की बैठा देने से, पोस्टर पर चिपका देने से लड़कियां आगे नहीं बढ़ती हैं। उन्हें एक सशक्त माहौल देना पड़ता है, उन्हें एक मजबूत सच वाली सुशासन देना होता है जिसमें कानून का डंका बसता हो, जिसमें किसी भी तरीके की हिंसा या किसी भी तरीके की चीजें करने से पहले लोगों की रूह कांप जाए, ऐसे कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ
ये कहा जाता है कि नारियों की पूजा होती है, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास होते हैं। भैया पूजा मत करिए, लेकिन कम से कम इज्जत से जीने का माहौल तो दीजिए, कम से कम पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का मौका तो दीजिए। इस तरीके से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो घटना हो जा रही है और लगातार इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं, ये सवाल पूछता है कि बेटियां कब और कहां सुरक्षित रहेंगी। ना ये किसी हॉस्टल में सुरक्षित रह पाती हैं, ना किसी स्कूल में सुरक्षित रह पाती हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित रह पाती हैं, ना घर से बाहर सुरक्षित रह पाती हैं, ना घर में सुरक्षित रह पाती हैं। तो भैया बेटियां जब तक सुरक्षित नहीं होंगी तब तक कैसे आगे बढ़ेंगी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने पटना पुलिस से कुछ सवाल पूछे हैं। अगर आपको मेरे सवाल वाजिब लगते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि इस तरीके की लापरवाही पटना पुलिस की तरफ से क्यों बरती गई, क्यों उस मासूम बिटिया को न्याय देने से पहले प्रशासन ने अपनी एक सोच बना रखी थी और वही रट लगाए रखा था। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।